रोशनी बहू, अगर रोटी बन गई है तो विकास को खाने को दे दे, उसे काम के लिए देर हो रही है। जी माँ जी। रोशनी चूल्हे पर रोटी रखकर अपने पति विकास को खाना देने लगती है। इतने में उसकी चूल्हे पर रखी रोटी जलने लगती है। वो हाथ से रोटी बदलती है। मेरा हाथ। अरे बहू आराम से, एक रोटी के पीछे तुमने अपने हाथ जला लिए, जलने देती उस रोटी को। नहीं माँ जी, ये कितनी मुश्किल से दिन भर चक्की में आटा पीसते हैं, तब जाकर मालिक थोड़े से पैसे पकड़ाता है, फिर कैसे रोटी जलने दूं? रोशनी के घर के हालत बहुत बुरे थे। उसका पति घर में कमाने वाला अकेला इंसान था और खाने वाले 2 बच्चे, उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ। उनकी उस झोपड़ी में गुजारे के लिए 2-4 बर्तन, एक खाट जिस पर सास सोती थी और थोड़ा सा सामान था। चूल्हे पर खाना बनाते वक्त अक्सर रोशनी का हाथ भी जल जाता था। ऊपर से टूटे फूटे बर्तन थे जिसमें खाना बनाते हुए उसे और भी मुश्किल होती थी। रोशनी का हाथ जला तो उसकी बेटी उदास होकर बोली, बाबा बाबा, आप माँ के लिए दूसरे बर्तन ले आओ ना, देखो तो कैसे उनके हाथ जल गए। हाँ बेटी, जब मालिक पैसे देगा तो ले आऊंगा। ये कहकर विकास काम पर चला जाता है। तू अब आ रहा है बाबू की तरह, तेरी वजह से 2 ग्राहक आकर चले गए, अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? चल जल्दी से काम पर लग। विकास काम पर लग जाता है और भारी भारी बोरी उठाता है। शाम को काम खत्म होते ही जब मालिक दिहाड़ी देता है। ये ले आज की दिहाड़ी। मालिक इस बार थोड़े पैसे बढ़ाकर दे दीजिए, वो घर में टूटे फूटे बर्तन हैं जिस वजह से मेरी घरवाली के हाथ जल जाते हैं और उसे खाना बनाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हाँ तो मैंने क्या पैसे उगाने का पेड़ लगा रखा है? लेकिन मालिक ये दिहाड़ी तो कम है, सिर्फ 100 रुपए। हाँ तो 15 मिनट देरी से आया था, इसलिए तेरे 50 रुपए उसमें से कट गए, अब चल जा यहां से। लेकिन मालिक इतने पैसों में घर चलाना मुश्किल हो जाता है, काफी समय से आपने पैसे नहीं बढ़ाए हैं। ज्यादा बकबक मत कर, समझा? इतनी ही दिक्कत है तो छोड़ दे काम करने वालों की कमी नहीं है यहाँ पर। विकास दुखी होकर घर लौटने लगता है। उधर दूसरी तरफ शाम को गली में बर्तन वाला आता है। बर्तन ले ले बर्तन। उसकी आवाज सुनते ही अनु झट से उसके पास जाती है। वो दोनों वहां जाते हैं तो अपनी जेब से 2 रुपए का सिक्का निकालते हुए बोलते हैं, अंकल इसमें जितने बर्तन आएंगे हमें दे दो, और हाँ चिमटा भी दे देना। वो क्या है ना, माँ के हाथ जल जाते हैं रोटियां सेकते वक्त। पागल समझ रखा है क्या है? चल भाग यहाँ से, 2 रुपए में बर्तन। वो आदमी उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तूने मेरी बहन को धक्का क्यों दिया? अच्छा तो ले, तुझे भी दे दिया, क्या कर लेगा बोल? वो दोनों बच्चे रोने लगते हैं। बर्तन वाला वहां से चला जाता है। तभी रोशनी उनकी आवाज सुनकर वहां आती है तो पड़ोस की शालू उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर रोशनी का दिल बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चों, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम दोनों ने अपनी माँ के बारे में इतना सोचा, यही बहुत है। ना जाने ये भगवान हम गरीबों पर इतना जुल्म क्यों करता है। ऐसे ही उन लोगों के दिन जैसे तैसे गरीबी में कट रहे थे। एक रोज रोशनी लकड़ियां लेने जंगल गई होती है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। अरे अम्मा, आप इतना भारी थैला लेकर कहाँ जा रही हैं? आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके घर तक छोड़ आती हूँ। ठीक है बेटी। रोशनी उस बूढ़ी अम्मा के हाथों से वो थैला ले लेती है और उसे उसके घर तक छोड़ देती है, लेकिन इसमें उसके हाथ से जलने से बना हुआ फफोला फूट जाता है। हे भगवान, मेरी वजह से तेरी परेशानी बढ़ गई बेटी। वैसे क्या बात है, तू बड़ी परेशानी में लगती है। रोशनी रोते हुए सारी बात उस बूढ़ी अम्मा को बताती है। बिटिया, जंगल से थोड़ी दूर जाकर एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें एक बौना रहता है। तू अपने चूल्हे से एक मीठी रोटी बनाकर उस बौने को खाने को देना, फिर देखना कैसे तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अब और कुछ मत पूछना मुझसे, जैसा कहती हूँ वैसा कर। वो अगले दिन अपने चूल्हे से मीठी रोटी लाकर उस छोटी सी झोपड़ी को ढूंढती है। काफी देर बाद उसे एक झोपड़ी मिलती है। वो बाहर से आवाज लगाती है, कोई है? कोई है यहाँ? अंदर से एक बौना निकल कर आता है। रोशनी उसे वो मीठी रोटी देती है तो वो झट से उस रोटी को खा लेता है। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट रोटी है, नरम मुलायम और मीठी। वाह वाह, मजा आ गया। अच्छा अब बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? मेरे घर में ढंग के बर्तन नहीं है, कुछ 2-4 बर्तन है वो भी टूटे फूटे, और मेरा चिमटा भी टूट गया है, जिससे कभी कभी मेरे हाथ जल जाते हैं तो कभी मुझे चोट आ जाती है, और मेरे पति की कमाई से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता है। अब समझा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया।
बोना अपनी झोपड़ी के अंदर गया और वहां से एक पतीला, कढ़ाई, तवा और चिमटा लाकर उसने रोशनी को दिया। ये कोई ऐसे वैसे बर्तन नहीं है, बल्कि जादुई बर्तन है। जादुई बर्तन? हाँ, तुम्हें जो भी खाना चाहिए होगा इन बर्तनों से मांग लेना, वो तुम्हें मिल जाएगा। रोशनी वो जादुई बर्तन लेकर घर आती है। माँ ये तो कितने सुंदर और चमकदार बर्तन है। अब तुम हमें जल्दी से इनमें से कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो ना। अच्छा सा? हाँ माँ, पूड़ी और छोले की सब्जी खाने का बहुत मन है, बनाकर खिला दो ना। लेकिन बेटी, घर में तेल नहीं है और छोले भी नहीं है। मुझे माफ करना बच्चों, जो मैं तुम्हारी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। वो ये कह रही थी कि तभी वहां रखे वो जादुई बर्तन भर जाते हैं। कढ़ाई में पूड़ियां और पतीला छोलों से भर जाता है। अरे वाह माँ, ये तो अलादीन के चिराग की तरह कुछ कहते ही सामने प्रकट हो गया। बहू, ये हुआ कैसे? क्योंकि माँ जी, ये जादुई बर्तन है। फिर रोशनी उनको सारी बात बताती है। तभी विकास भी वहां आ जाता है और वो भी ये सब सुन लेता है। अच्छा ऐसा है, फिर तो ऐ जादुई बर्तन, यहाँ पर ढेर सारे पकवान आ जाएं और रोशनी के हाथ में जो जलने से दर्द हुआ है वो ठीक हो जाए। उसके इतना कहते वहां पकवानों का ढेर लग जाता है और रोशनी के हाथ की चोट भी सही हो जाती है। फिर वो सब मिलकर साथ में पकवान खाते हैं। वाह माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब क्या रोज हमें ये अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा? हाँ मेरे बच्चे, अब हर रोज तुम्हें ऐसा खाना खाने को मिलेगा। ये तो सचमुच कमाल हो गया। नहीं तो वो सेठ इतना खड़ूस है कि क्या ही बताऊं। मैंने उससे बर्तन लाने के लिए पैसे ज्यादा क्या मांग लिए, उसने मुझे 100 बातें सुना दी। मैं तो कहती हूँ जी, आप उसके यहाँ आप काम छोड़ दीजिए। अब हम इन जादुई बर्तनों से स्वादिष्ट पकवान मांगेंगे और उसे बेचेंगे, जिससे हम अच्छी कमाई भी कर सकेंगे। ये तो बहुत ठीक बात कही तुमने। अब उन्होंने खुद का काम शुरू कर दिया। उन्होंने एक छोटा सा ढाबा खोल लिया और अब उनके पास ग्राहक आने लगे। उनके जैसा स्वाद तो अब दूर दूर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं था। अब उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा और उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने खुद का बड़ा होटल खोल लिया। अब वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। भागीरथी गांव में पूर्वी अपनी सास सुषमा के साथ रहती थी। पूर्वी की शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। उसका पति प्रवेश शहर में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। शादी के महीने भर बाद ही प्रवेश शहर काम के लिए लौट गया, जबकि पूर्वी गांव में ही अपनी सास सुषमा के साथ रहने लगी। एक रोज, अरे करम चली, ना जाने वो कौन सा मनहूस समय था जब मैं अपने बेटे के लिए तुझे ब्याह कर ले आई। तेरी माँ ने तुझे खाना तक बनाना नहीं सिखाया। ना तो सब्जी में नमक है और ना रोटी गोल है। पता नहीं कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गई। सुषमा अपनी बहू से कभी खुशी नहीं रहती थी। वो हमेशा उसे किसी न किसी बात के लिए ताने देती ही रहती थी। पूर्वी एक गरीब परिवार से थी। वो शादी पर अपने साथ कुछ भी दहेज नहीं लाई थी। सुषमा उससे घर के सभी काम लेती। फिर भी सुषमा पूर्वी को कभी उसकी गरीबी के लिए ताने देती तो कभी उसके बनाए हुए खाने में नुक्स निकालती। बेचारी पूर्वी इन सब से बहुत दुखी रहती थी। और फिर एक दिन, अरे नास पिटी, ये तूने कैसा खाना बनाया है? सब्जी जली हुई है और कच्ची रोटियां हैं। तेरे मायके में खाते होंगे ऐसा खाना, मेरे यहाँ तो नहीं चलेगा, समझी? चल निकल जा मेरे घर से। माँ जी मुझे घर से मत निकालो। मैं सच में अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। पहले तू अपनी माँ से खाना बनाना सीख, उसके बाद ही मेरे घर आना, समझी? बेचारी पूर्वी रोते हुए अपने मायके जाने लगी, लेकिन उसका घर काफी दूर था। पैदल चलते चलते वो काफी थक गई। फिर वो एक पेड़ की छांव में बैठ गई। उसे चलते चलते काफी जोरों की भूख लगने लगी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी तो मायका बहुत दूर है, वहां पहुंचते पहुंचते तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। काश कि मैं अपने साथ कुछ खाने को ही ले आती। अब मैं कैसे अपने घर तक पहुंच पाऊंगी? काश कि मेरे पास नोटों की गड्डी होती और कुछ खाना होता। उसके इतना कहते ही नोटों की गड्डी और खाने की थाली उसके सामने प्रकट हो जाती है। अरे ये पैसे और खाना कैसे आया? तभी वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसमें से आवाज आती है, बेटी, ये खाना और नोटों की गड्डी मैंने तुम्हें दी है। पर ये कैसे संभव है? भला ये पेड़ रोटी और खाना कैसे दे सकता है? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुमने अभी खाने की और नोटों की गड्डी की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब दिया। लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तब पूर्वी ने अपनी दुख भरी दास्तान उस पेड़ को बताई। बेटी, तुम मेरे तने से चकला बेलन बना लेना।
मेरे तने से बना हुआ चकला बेलन भी जादुई ही होगा। उस पर अपने आप ही रोटियां बनने लगेंगी। तुम्हें उस चकला बेलन के सामने अपनी इच्छा बतानी है और फिर जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे देगा। पेड़ की बात सुनकर पूर्वी बहुत खुश हुई। उसने पहले पेट भरकर खाना खाया और फिर उस पेड़ ने उसे अपना तना दिया। उसे देखकर पूर्वी सोचने लगी, ऐसा करती हूँ, इस तने को लेकर अभी अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। वहीं कुछ दिन रहकर इससे चकला बेलन भी बनवा लूंगी और वापस आकर सासू माँ से कह दूंगी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया है। दोपहर बाद पूर्वी अपने मायके पहुंच गई और वहां उसने अपनी माँ आशा को सारी बात बताई। पूर्वी बेटा, तू कल ही इससे चकला बेलन बनवा लेना, इसका कुछ दिन हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ माँ, इसके इस्तेमाल से तुम्हारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। उस रात सभी खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन पूर्वी ने उस जादुई तने से एक चकला बेलन बनवा लिया। माँ, मैंने जादुई चकला बेलन बनवा लिया है, क्यों ना हम इनसे अब कुछ मांग कर देखें। हे जादुई चकला बेलन, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। काश इनके पास अच्छे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। पूर्वी के इतना बोलते ही वो जादुई चकला बेलन अपने आप चलने लग जाता है और देखते ही देखते उस जादुई चकला बेलन से काफी सारे पैसे और सोने के गहने निकलकर बाहर आ गए। हे राम, इतने सारे सोने के गहने और पैसे! बाप रे, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। अब देखना माँ बाबा, मैं हर रोज आपके लिए चकला बेलन से पैसे मांगूंगी। बेटी, अब तेरी वजह से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पूर्वी जब तक अपने मायके में थी वो हर रोज जादुई चकला बेलन से पैसे मांगती और वो चकला बेलन उसे रोज ढेरों पैसे देता। वो सारा धन पूर्वी अपने माता पिता को दे देती है। इससे कुछ ही दिनों में वो लोग काफी अमीर बन गए और एक दिन, माँ बाबा, मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया, अब मुझे अपने ससुराल जाना होगा। ठीक है बिटिया, लेकिन वहां तू अपना और इस जादुई चकला बेलना का ख्याल रखना। पूर्वी के माँ बाप ने उसे काफी सारे कपड़े, सामान और गहने देकर विदा किया। अपने साथ सारा सामान लेकर पूर्वी अपने ससुराल पहुंची। आ गई महारानी, इतने दिनों से अपने मायके में पड़ी हुई थी। अच्छे से खाना बनाना सिखाया तेरी माँ ने या नहीं? आप चिंता मत करिए माँ जी, अब मैं सब काम अच्छे से सीख गई हूँ। मैं अच्छी सब्जी और जो रोटी बनाना भी सीख के आई हूँ। ठीक है, अब इस थैले में क्या है? जी, वो माँ बाबा ने आपके लिए कुछ कपड़े और सामान भेजा है। सुषमा वो कपड़े और गहने देखकर चौंक गई। इतने महंगे कपड़े और गहने? तुम्हारे उन गरीब माँ बाप के पास इतना महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? तभी सुषमा की नजर थैले में रखे चकला बेलन पर गई। चकला बेलन? ससुराल का चकला बेलन पसंद नहीं आया क्या, जो मायके से उठाकर इसे भी ले आई हैं? माँ जी, मैंने इसी चकला बेलन पर गोल रोटियां बनानी सीखी हैं, इसलिए इसे अपने साथ ही ले आई। अच्छा चल ठीक है, अब इसे रख दे और जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, सफर से इतना थक कर आई हूँ, अब मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। ऐसा करती हूँ, आज चकला बेलन से ही खाना मांग लेती हूँ। पूर्वी किचन में जाती है और चकला बेलन को अपने सामने रखकर कहती है, काश मेरे सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाए। पूर्वी के ये सोचते ही उसके सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये देखकर पूर्वी बहुत खुश हुई। वो जल्दी से सुषमा के पास गई। माँ जी, चलिए खाना तैयार है, आप चलकर खाना खा लीजिए। इतनी जल्दी खाना? अरे खिचड़ी या दलिया ही बना दिया क्या? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। सुषमा रसोई घर में जाती है तो वहां ढेर सारे पकवान देखकर पूर्वी से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना? तूने कैसे बना लिया? अरे अपनी माँ के घर से खाना बनाना सीख कर आई है या कोई जादू टोना? माँ जी, मैंने खाना बनाना सीख लिया है, अब मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। सुषमा को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उस दिन उसने भरपेट खाना खाया और फिर पूर्वी से बोली, बहू खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है। चलो, घर से निकालने का कुछ फायदा तो हुआ कि तूने अच्छा खाना बनाना सीख लिया। फायदे तो मुझे बहुत हुए सासू माँ। इस तरह पूर्वी अपने जादुई चकला बेलन से जब भी खाना मांगती, उसके सामने झट से खाना बनकर आ जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन प्रवेश वापस अपने गांव आया। क्या बात है जी, जब से आप आए हैं दुखी लग रहे हैं। क्या बताऊं पूर्वी, शहर से आते वक्त सोचा था कि तुम्हारे और माँ के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान ले लूंगा, लेकिन सच कहूं तो जो भी मजदूरी मुझे मिलती है उसमें तो मेरा किराया, खाने पीने का खर्चा, साथ में तुम लोगों के लिए जो खर्चा भेजता हूँ वही निकल पाता है। उसके बाद तो बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचता। आप परेशान मत होइए जी,
अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी और अब से आपको मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पूर्वी? अगर शहर जाकर मजदूरी नहीं करूंगा तो तुम्हारा और माँ का गुजारा कैसे चलेगा? घर खर्च कैसे चलेगा? पूर्वी ने प्रवेश को जादुई चकला बेलन की सब बात बता दी, साथ ही उसको ढेर सारे पैसे भी निकाल कर दिए। और ये सब करते हुए उसकी सास सुषमा ने उसको देख लिया। ओह, तो ये राज है इस जादुई चकला बेलन का। इसके इस्तेमाल से ही पूर्वी इतना बढ़िया खाना बना रही थी, साथ ही ये तो ढेरों पैसे भी देता है। मुझे जल्द ही इस जादुई चकला बेलन को चुराना होगा। रात को मौका मिलते ही सुषमा वो जादुई चकला बेलन चुराने जाती है तो बेलन अपने आप हवा में उड़ते हुए सुषमा की पिटाई करने लगता है। तभी सुषमा जोर जोर से दर्द के मारे चीखने लगी, अरे कोई मुझे बचाओ, नहीं तो आज तो ये बेलन मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। तभी वहां प्रवेश और पूर्वी भी आ गए। ये नजारा देख पूर्वी ने अपने मन में कहा, हे बेलन, माँ जी की और अच्छे से धुनाई कर। बस फिर क्या था, सुषमा की अच्छे से धुनाई होने लगी और पिटते पिटते सुषमा बेहोश हो गई। पूर्वी, जल्दी से इस बेलन को रोको, नहीं तो आज माँ मर जाएगी। फिर पूर्वी ने अपने मन में कहा, हे बेलन रुक जा। प्रवेश और पूर्वी ने सुषमा की मरहम पट्टी की। इस हादसे के बाद सुषमा को सबक मिल चुका था, साथ ही उसने कसम खाई कि वो चकला बेलन को कभी हाथ नहीं लगाएगी। ये लो भैया, पूरे 12 किलो गेहूं है, अच्छे से पीस देना। हाँ ठीक है, शाम को आकर ले जाना। अच्छा, कितने पैसे बताए तुमने? 12 किलो गेहूं के 120 रुपए होंगे। हे राम, इतना महंगा? क्या भाभी, 1 किलो गेहूं के मैं बस 10 रुपए ले रहा हूँ। अब सारा दिन चक्की चलाकर मेहनत भी तो करूंगा ना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे शाम तक ही चाहिए। हाँ, मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है भाभी, आप फिक्र ना करो, हो जाएगा। भरतपुर नामक गांव में सुरेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो दिन भर हाथ से चक्की चलाकर आटा पीसता, तब जाकर उसके घर का चूल्हा जलता। घर में उसकी पत्नी उमा और 5 साल की बेटी मोनी थी। उसकी पत्नी उमा हमेशा उसे गरीबी के ताने दिया करती थी। बस सारी जिंदगी चक्की चलाते रहना, और कुछ काम तो तुम्हें आता ही नहीं। अरे जब पति काम से थका हारा घर लौटता है तो उसकी बीवी को उसे चाय पानी के लिए पूछना चाहिए, ना कि आते ही चिकचिक बाजी शुरू कर देनी चाहिए। आए बड़े जैसे कि कोई अंबानी हो ना, जो नोटों की गड्डी लाकर मुझे दे रहे हो। 3 दिन से चावल खाने का मन है मेरा, लेकिन पति आटा चक्की चलाने वाला क्या मिला, मानो चावल से तो रिश्ता ही छूट गया मेरा। बाबा ये लो पानी। ला मेरी बिटिया, जुग जुग जियो। सुरेश के घर ये रोज का काम था। उसकी पत्नी हमेशा पैसों के लिए उसको ताने देती। एक दिन सुरेश बड़ी मेहनत से आटा पीस रहा होता है कि तभी एक तेज आंधी तूफान आता है और उसका सारा आटा अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाता है। ए आंधी, रुक 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 जरा, तुझे तो मैं बताता हूँ। सुरेश उस आंधी के बवंडर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुछ देर बाद वो बवंडर एक पर्वत पर आकर रुक गया। ए आंधी, मेरा आटा मुझे लौटा दे। मैं अपने ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा? मुझ गरीब को क्यों परेशान कर रही है? तभी उस आंधी में से एक औरत का चेहरा नजर आने लगा। लेकिन आटा तो सारा उड़ गया। मुझे नहीं पता, तू कुछ भी कर, लेकिन वो आटा तू मुझे जल्द से जल्द लौटा दे। वो आटा तो मैं तुम्हें अब नहीं लौटा सकती, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। तभी उस घूमते हुए आंधी के बवंडर से एक पीतल का टिफिन बाहर निकला। अरे ये क्या है? ये एक जादुई टिफिन है, इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम्हारी सभी मांगे पूरी करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले ये मंत्र बोलना होगा। ऐ मेरी जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी। जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी। जल्दी से इस टिफिन को भर दे तू आटे से। सचमुच बड़े ही कमाल का है ये तो। सुरेश खुशी खुशी उस पीतल के टिफिन को लेकर अपने घर पहुंचा। घर में सुरेश की पड़ोसन और उमा की सहेली बिंदु आई हुई थी। उसकी नजर पीतल के उस टिफिन पर जाती है। इस कंगले के पास ये पीतल का टिफिन कहाँ से आया? बिंदु को देखकर सुरेश चुप हो गया और उसने वो टिफिन अपने पीछे छुपा लिया। टिफिन को छुपाते हुए देख बिंदु को उस पर शक हुआ और वो बहाना बनाकर वहां से जाने लगी। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरे वो भी काम से आ गए होंगे। लेकिन बिंदु बाहर जाकर खिड़की से सारी बातें सुनने लगती है। क्या है, क्यों घोड़े पे सवार हो रहे हो? मैं तुम्हें अभी एक चमत्कार दिखाता हूँ।
सुरेश उस आटे को एक बर्तन में निकालकर उसे खाली करता है और खाली टिफिन को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ने लगता है। ऐ मेरे जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी उस टिफिन में और आटा आ जाता है। बाप रे, ये जादू कहाँ से सीखा है रे आप? सुरेश उमा को सारी बात बताता है। वाह जी वाह, अब तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ, आटा भी आ जाएगा और चक्की चलाकर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन जब सुरेश किसी काम से बाहर गया था और उमा मोनी को लेने स्कूल गई थी, तो बिंदु चुपके से उनके घर गई और वो जादुई टिफिन उसने चुरा लिए और वहां हूबहू वैसा ही पीतल का टिफिन रख दिया। अगले दिन सुरेश को जब आटा पीसने का ऑर्डर मिला तो उसने अपने उस टिफिन का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन उसके बार बार मंत्र पढ़ने के बाद भी जब उसमें से कुछ नहीं निकला तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, उस आंधी ने मुझे धोखा दिया है, उसने सिर्फ एक ही दिन का जादू मुझे दिया था। वो गुस्से में आंधी के पास पहुंच जाता है। ए आंधी, तूने मुझे धोखा दिया। लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये रखो अपना जादुई टिफिन, ये तो अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो वो टिफिन है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिया था। अच्छा, तो क्या अब मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तभी उस आंधी ने अपने जादू से एक बड़ा टिफिन निकालकर उसको दे दिया। ये बड़ा जादुई टिफिन है, तुम इसमें जितना चाहो उतना आटा मांग सकते हो, लेकिन इसको इस्तेमाल करते वक्त तुम्हें ये मंत्र पढ़ना है। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वो बड़ा सा टिफिन आटे से भर जाता है। सुरेश उस भरे हुए बड़े टिफिन को सर पर उठाकर घर लौट आता है। बिंदु उसे आते हुए देख लेती है। हैं? इतना बड़ा टिफिन? लगता है ये भी पूरा आटे से भरा हुआ है। अब तो मुझे इसे भी चुराना ही होगा। घर आकर सुरेश उमा को फिर से सारी बात बताता है। सच में जी, ये तो बहुत बड़ा टिफिन है, अब तो हमारी कमाई खूब होगी। हाँ उमा, जितना पहले मैं महीने भर में जाकर कमाता था, उतना अब मैं एक दिन में कमाऊंगा और मैं खुद का आटे का बड़ा सा गोदाम खोलूंगा। हाय, मुझे तो अभी से ही सोच सोच कर खुशी हो रही है। तनी एक बार हमको भी तो जादू दिखाओ ना। सुरेश ने उस बड़े टिफिन के आटे को कनस्तर में डाला और मंत्र पढ़ने लगा। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वो बड़ा टिफिन आटे से पूरा भर जाता है और एक बार फिर बिंदु खिड़की से झांककर ये सब देख लेती है। हाय रे, मर जावा, इतना सारा आटा जी। चलो इसे अभी लाला को बेच आते हैं और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम चावल और मुर्गी खरीद कर लाते हैं। मेरा बड़ा मन कर रहा है रसेदार मुर्गी और भात खाने का। तो चलो फिर, देरी किस बात की। वो लोग लाला के पास आटा बेचने चले जाते हैं और बिंदु इस बात का फायदा उठाकर जल्दी से एक वैसा ही बड़ा सा टिफिन बाजार से लाकर रख देती है और उस जादुई टिफिन को चुरा ले जाती है। अगली सुबह सुरेश उस बड़े टिफिन को लेकर अपने काम पर पहुंचा और उससे एक बार फिर आटा मांगने लगा। वो काफी देर तक मंत्र पढ़ता रहा। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब आटा नहीं निकला तो वो गुस्से में तमतमाता हुआ फिर से आंधी के पास पहुंचा। जादुई आंधी, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। झूठ, एकदम झूठ। तुम जब भी मुझे कोई जादुई टिफिन देती हो तो उसका जादू एक दिन के बाद ही खत्म हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? आंधी ने जब उस बड़े टिफिन को देखा तो वो समझ गई कि ये वो जादुई टिफिन नहीं है। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। आंधी अपने जादू से एक डंडा निकालकर सुरेश को देती है। लेकिन इस डंडे का भला मैं क्या करूंगा? इसको तुम ले जाकर अपने घर पर रख देना और जब तुम्हें वो चोर मिल जाए तो उससे कहना, ऐ मेरी जादुई डंडे, दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तू कर दे धमाल। सुरेश एक बार फिर उस जादुई डंडे को लेकर घर आया और एक बार फिर बिंदु ने उसे देख लिया। जरूर इस डंडे में भी कोई जादू छिपा होगा, अब किसी तरह इसे भी चुरा लेती हूँ। अगले दिन मोनी जब स्कूल गई हुई थी तो सुरेश और उमा ने घर से बाहर जाने का नाटक किया और दरवाजा खुला छोड़कर चले गए। इस बाट में बैठी बिंदु जल्दी से उनके घर के अंदर जाती है और उस डंडे को चुराने की कोशिश करती है। लगता है सभी बाहर गए हैं। जैसे ही बिंदु ने उस डंडे को हाथ लगाया तभी सुरेश और उमा वहां आ गए
और सुरेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ए मेरे जादुई डंडे, दिखा दे तू अपना कमाल। जो भी आए तुझे चुराने, उसका तू कर दे धमाल। तभी वो डंडा बिंदु को पीटने लगा। अरे रे, मर गई रे, मर गई। हाय दैया, कोई मुझे बचा लो। हा, आई बड़ी सहेली होकर अपनी सहेली के घर चोरी करती है। हाँ, जल्दी से हमें हमारे जादुई टिफिन लौटा दो, नहीं तो इस डंडे की पिटाई से आज तुम यहीं मर जाओगी। हाँ, अभी लाती हूँ। जब तक बिंदु ने सुरेश को उसकी अमानत नहीं लौटाई, तब तक उस डंडे ने उसकी पिटाई जारी रखी। बिंदु दौड़कर अपने घर गई और वो दोनों जादुई टिफिन लाकर सुरेश को दे दिए। अब रुक जाओ जादुई डंडे। अब आज के बाद हमारी कोई चीज चुराई ना तो याद रखना। हाय, इतनी मार खाने के बाद तो मैं तुम्हारी क्या, किसी की भी कोई चीज नहीं चुराऊंगी। इतना कहकर बिंदु वहां से 9-11 हो गई। अब बड़े और छोटे जादुई टिफिन की मदद से सुरेश आटा निकाल कर बेचता रहा। आज के बाद उसे चक्की चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।